नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। आज की ताजा अपडेट में भारत की जीडीपी की रैंकिंग आईएमएफ के अनुसार चौथे पायदान से छठे पायदान पर गिरकर आने की है। आज के सेशन में जिक्र कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में यह गिरावट, जिसमें भारत अपने आप को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानकर लगातार प्रगति की राह पकड़े हुए था, अगले पायदान में थर्ड नंबर पर पहुंचने ही वाला था। यह अचानक रिवर्स गियर कैसे लगा, आज के सेशन में इस बात का जिक्र होगा। ऐसे कौन से कारण रहे जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि अभी तक जापान के जस्ट पीछे खड़ी थी, चर्चा में है कि उसे यूके से पिछड़ना पड़ा है। हाल ही में अपडेटेड जानकारी के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी, फिर जापान और अब यूके और अब भारत का नंबर है। ऐसे में भारत के जीडीपी के कारण क्या रहे, किस तरह से हमारे लिए ये भारत की ये जो खबर है ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, सारे विषयों पर आज के सेशन में जिक्र। लेकिन उससे पहले अगर आप दुनिया भर के युद्धों को मैप पर होते हुए समझना चाहते हैं तो इस रविवार के लिए हमने एक फ्री वेबिनार रखी है, मास्टर क्लास है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहां जाकर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लास का लिंक मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, बीते वर्ष 26 मई को हमने ये सेशन में जिक्र किया था कि जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना था। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में लगातार तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 4.187 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। थर्ड नंबर पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर चाइना और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे में जानकारी है कि अब भारत सीधा यूके से भी नीचे आ गया है। ऐसे में इंडिया की जीडीपी का नीचे आना आईएमएफ के अकॉर्डिंग, यानी कि मॉनेटरी जो फंड है जिसके थ्रू ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग चलती है कि दुनिया में कौन कहां कहां खड़ा है, उनकी ऑब्जर्वेशंस में भारत का नीचे आना एक बहुत बड़ी खबर माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खबर के मायने आगे चलकर समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए भारत की जीडीपी वर्ष 2025 फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.92 ट्रिलियन डॉलर की रही और 2027 फाइनेंशियल ईयर में यह 4.15 ट्रिलियन डॉलर की रहने का अनुमान है। ब्रिटेन की जीडीपी 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर और 2026 में 4.26 ट्रिलियन डॉलर रहने की उम्मीद है। अब सवाल है कि यह जीडीपी होती क्या है। आसान भाषा में किसी देश की सीमा के भीतर पैदा किए गए वस्तुओं की और सेवाओं की मूल्य की कैलकुलेशन होती है, जोड़ होता है। इसी को ही जीडीपी के अंदर नापने के तरीके नापे जाते हैं। जीडीपी दो तरीके से, नॉमिनल तरीके से और वास्तविक तरीके से नापी जाती है। जब नॉमिनल तरीके से नापी जाती है तो वर्तमान वर्ष में जो प्रचलित कीमत हैं उनके आधार पर किसी देश की सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का योग नॉमिनल जीडीपी में नापा जाता है। वहीं वास्तविक में नॉमिनल के विपरीत एक आधार वर्ष के आधार पर कि इस साल जो कीमतें रही उसके आधार पर जीडीपी की वैल्यू नापी जाती है। नॉमिनल और रियल ये दो जीडीपी के पैमाने होते हैं और इन जीडीपी को नापते समय इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कि आप किस आधार पर वस्तुओं को खरीदने के आधार पर जीडीपी नापेंगे या फिर बेचने के आधार पर नापेंगे, इन दो तरीके से जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है। फिलहाल हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ये ब्रेटन वुड ट्विंस में जन्मी दो बैंक हैं, एक का नाम वर्ल्ड बैंक और एक का नाम आईएमएफ है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में आईएमएफ का ये कह देना कि भाई इस तरीके से बाजार की स्थिति बन रही है तो इन्हें समझना जरूरी होगा। आईएमएफ दुनिया में तब काम में ली जाने वाली बैंक है जब किसी देश के ऊपर पेमेंट क्राइसिस आ रहा होता है। ऐसे में आईएमएफ का यह कहना कि भारत की अर्थव्यवस्था अब यूके से भी नीचे है, यह बहुत मायने रखता है। यानी कि भारत के फॉरेक्स में निश्चित ही गिरावट आई है, या फिर यह कहिए कि गिरावट आने के बड़े कारणों में रुपये का अवमूल्यन शामिल है। क्योंकि जैसे जैसे रुपया नीचे गया है, डॉलर ज्यादा खर्चने पड़े हैं, भारत के यहां से विदेशी मुद्रा बाहर जाने लगी है, भारत के अंदर तेजी से गिरावट आने लगी है। यानी कि अर्थव्यवस्था का साइज श्रिंक होता दिख रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं जहां जाकर लैंड कर रहा है वो है विदेशी मुद्रा भंडार और उसका रुपए की गिरती वैल्यू के चलते नीचे आना। ऐसे में भारत अब छठे पायदान पर है और छठे पायदान पर खिसकने के बड़े रीजंस में माने जा रहे दो बड़े कारण हैं। एक, भारत का हाल ही में अपने बेस ईयर का चेंज किया जाना, क्योंकि भारत ने अभी अपने फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेशन में जो जीडीपी कैलकुलेशन है उसके लिए बेस ईयर 2022-23 किया है।
2011-12 का बेस लंबे समय से अपनाया जा रहा था। किसी भी अर्थव्यवस्था के ताजा हेल्थ को जानने के लिए बेस ईयर्स को रखा जाता है। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब रियल जीडीपी आप नाप रहे होते हैं तो मतलब इसको आप आम बोलचाल की भाषा में ऐसे समझें कि आपसे कहा जाए कि आज के तेल, घी, चावल, गेहूं का भाव कितना है, तो आप अगर आज से 10 साल पहले की बात के आधार पर कि उस समय इतना हुआ करता था तो आज का भाव उसके हिसाब से इतना महंगा है, तुलना बेस ईयर जितना नीचे लेके करते हो तो आज का समय बड़ा दिखता है। इसलिए बेस ईयर चेंज किए जाते रहते हैं। बेस ईयर चेंज किए जाते रहते हैं मतलब मान लीजिए कि साहब आपकी 10 साल पहले इतनी तनख्वाह थी, आज इतनी तनख्वाह है, साहब कई गुना तनख्वाह बढ़ गई। ग्रोथ बहुत तगड़ी दिखाई देती है क्योंकि आधार छोटा बना रखा है। इसलिए सरकारें सामान्यतः एक अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस है कि हर 5 साल में अपना बेस ईयर चेंज करती हैं। तो आप कहेंगे 2011-12 को चेंज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब 17-18 हुआ उस समय जीडीपी हमारे देश के अंदर नोटबंदी और जीएसटी आ रखा था। उसके चलते सरकार कभी भी ऐसे समय पर बेस ईयर नहीं लेकर आती है जब अर्थव्यवस्था थोड़ी डामडोल चल रही होती है, तो एकदम सही स्थिति की तैयारी रहती है। तो 2022-23 जिस समय अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद वापस बाउंस बैक की थी, तेजी से ऊपर चढ़ती जा रही थी, उस समय हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को पैमाने के रूप में लिया कि चलो अब यहां से नापते हैं कि कितना तेजी से आगे बढ़ेगी। तो हाल ही में जब से हमने बेस ईयर ऊपर शिफ्ट किया है तो उसकी वजह से जीडीपी के ऊपर हल्का सा फर्क पड़ा है, मतलब 3.8% तक की गिरावट जीडीपी के साइज पर देखने की उम्मीदें की जा रही हैं। और दूसरा, रुपए का कमजोर होना। रुपए का कमजोर होना तो एक बड़ी खबर बनी हुई है। रुपए का कमजोर होना कितनी बड़ी खबर है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि माना जा रहा था कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, 95 रुपए तक तो पहुंच ही गया था डॉलर, वहीं अगर ये 97 रुपए 100 रुपए तक चला जाता तो आप ऐसे समझिए कि भारत के इंपोर्ट महंगे हो जाते। इंपोर्ट महंगे हो जाते, हमको बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करके तेल लेना पड़ता, और जब हम डॉलर खर्च करके तेल लेते तो हमारे विदेशी मुद्रा में भरा हुआ जो डॉलर है वो खाली करना पड़ता। इससे हमारे लिए आयात बिल और महंगे होते। परिणाम क्या निकलता कि हमारे यहां से माल बिक नहीं रहा है तो गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू है वो तो वहीं की वहीं स्टैग्नेंट खड़ी है और हमें खरीदने के लिए पैसा बाहर भेजना पड़ रहा है, तो जीडीपी ऑटोमेटिक श्रिंक करने लगती है। परिणाम यही निकला कि युद्ध की वजह से हम पर सीधा सीधा असर आया। माना जा रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो इसके और घातक असर होंगे। तो भारत का 6वें पायदान पर चले जाना बड़े रीजन में युद्ध को आप मान सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच में एक सकारात्मक पॉइंट यह निकल कर आया है कि दुनिया के तमाम देशों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी बनी हुई है। इस युद्ध के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। तुलनात्मक रूप से अगर चीन और दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं 3.1 के हिसाब से बढ़ रही हैं प्रतिशत के हिसाब से, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% के हिसाब से बढ़ रही है। ये खुद आईएमएफ की जो चीफ हैं कैरोलिना लेविट नहीं है, क्रिस्टलिना है, इन्होंने अपनी तरफ से बात को रखा और इन्होंने खुद की तरफ से कहा कि भारत ने वैश्विक जीडीपी जो चल रही है उसके जस्ट डबल रेट से ग्रोथ को बरकरार रखा हुआ है, और ये तभी संभव है जब भारत के अंदर इकोनॉमिक फंडामेंटल मजबूत हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो दुनिया की बदलती परिस्थितियों के बीच में भी भारत अभी भी अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में कामयाब हो रहा है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो फायदे निश्चित होते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर जीडीपी घटती है तो उससे काफी सारे नुकसान होते हैं। जैसे आपके पास जब कमाई के मतलब जीडीपी असल में क्या है, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू घट रही है, ओवरऑल धन घट रहा है। धन घट रहा है इसका मतलब दुकानदार माल नहीं बेच पा रहा है, खरीददार सामान नहीं खरीद पा रहा है। अगर दुकानदार बेच नहीं पा रहा है, खरीददार खरीद नहीं पा रहा है, तो अर्थव्यवस्था श्रिंक होने लगती है, रोजगार के अवसर घटने लगते हैं, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, लोग डर के खर्च करने लगते हैं। ये सब इसके नकारात्मक असर होते हैं। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी जानकारी है। हालांकि चिंताएं हैं कि युद्ध बढ़े तो ये और नीचे जाएंगी, लेकिन हाँ, अगर अर्थव्यवस्था फिर से संभलती है और दुनिया के अंदर फिर से हालात बदलते हैं तो भारत फिर से तेजी से उठकर आएगा। ये फिलहाल के लिए एक क्षणिक कैरेक्टर है, लेकिन ये युद्ध का असर है, और जितनी भी इंपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उन पर अक्सर युद्ध इसी प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको याद हो तो 1990s का वो दौर जिस समय भारत को अपना सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था, वो भी गल्फ वॉर के कारण जन्मी हुई परिस्थितियां थी। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अब रिलेट कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी इस रविवार की मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।